करते हैं आज के यानी कि 20 दिसंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। देखिए पहला प्रश्न क्या है। अभी हाल ही में 1600 टेस्ट रन बनाने वाले इतिहास के चौथे खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो आंसर होगा जॉ रूट। तो इंग्लैंड के हैं ये जॉ रूट, जो कि एक कैलेंडर वर्ष में कैलेंडर ईयर में 1600 टेस्ट रन बनाने वाले चौथे खिलाड़ी बनकर इन्होंने इतिहास रच दिया है। और इनसे पहले 3 खिलाड़ी कौन है ऐसा करने वाले? तो आंसर होगा मोहम्मद यूसुफ, विव रिचर्ड्स और ग्रेम स्मिथ। अच्छा, जो रूट से आपको कुछ याद आता होगा, अभी 100वें टेस्ट मैच में 200 रन बनाने वाले विश्व के एकमात्र बल्लेबाज बने थे ये, तब भी हमने इनके बारे में पढ़ा था। अच्छा मुझे बताओ, बिग बैश लीग में शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला अभी कौन बनी? तो आंसर होगा स्मृति मंधाना। और अगर आपसे पूछा जाए राष्ट्रीय नेत्रहीन क्रिकेट टूर्नामेंट किसने जीता? आंध्र प्रदेश ने जीता है कर्नाटक को हरा करके। और 2022 में जो आईपीएल होंगे आपके भारत में ही होंगे, और 2025 में जो चैंपियंस ट्रॉफी होगी वो पाकिस्तान में होंगी, जबकि आईसीसी अंडर 19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप वेस्ट इंडीज में होंगे। अभी विजय हरारे ट्रॉफी को किसने जीता? मुंबई ने जीता चौथी बार। किसको हराया? उत्तर प्रदेश को। जबकि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी को किसने जीता? तमिलनाडु ने जीता। और इसने किसको हराया? कर्नाटक को हराया। अच्छा, अभी दुनिया के सबसे उम्र दराज टेस्ट क्रिकेटर का भी निधन हो गया। उनका नाम क्या है? इलीन एश, ऑस्ट्रेलिया की थी ये। इनकी उम्र थी 110 साल। अभी 2021 का T20 मेंस वर्ल्ड कप टाइटल किसने जीत लिया? ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया न्यूजीलैंड को हराकर। ये हुआ कहां पे था? ओमान और यूनाइटेड अरब अमीरात में। अभी एजाज पटेल का नाम आपको याद होगा, न्यूजीलैंड के हैं ये। अभी एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाले तीसरे गेंदबाज बने थे ये। उसके अलावा नेशनल क्रिकेट एकेडमी के मुख्य कोच बन गए हैं वीवीएस लक्ष्मण। रवि के बाद भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच बन गए हैं राहुल द्रविड़। और आईसीसी क्रिकेट समिति के अध्यक्ष बन गए हैं सौरव गांगुली। वैसे अभी आईसीसी के चेयरमैन का नाम क्या है? ग्रेग बार्गले। और आईसीसी के नए सीईओ कौन बन गए? जॉफ एलार्डिस। बाकी ध्यान रखो, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर का नाम क्या है? मिताली राज। और सभी फॉर्मेट में डेब्यू करने वाली सबसे युवा भारतीय क्रिकेटर का नाम क्या है? शेफाली वर्मा। और पिंक बॉल क्रिकेट में टेस्ट शतक बनाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर का नाम है स्मृति मंधाना। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आप ध्यान रखना। अच्छा, यहाँ पे जो रूट से एक और पॉइंट मैं आपको बता दूं, आपको पता है आईसीसी ने एक नया अवार्ड शुरू किया था इस साल, आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का। तो उसमें पुरुषों का यानी कि मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड अगस्त महीने के लिए इन्हीं को मिला था, जॉ रूट को। ये भी आप ध्यान रखना। बढ़ते हैं, पेपर सोसाइटी के नए अध्यक्ष कौन बन गए? तो आंसर होगा मोहित जैन। तो द इकोनॉमिक टाइम्स के मोहित जैन को अभी इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी का अध्यक्ष चुना गया है। और इनकी नियुक्ति 2021 से 2022 के लिए की गई है। और इन्होंने किनका स्थान लिया? एल आदिमूलम का। अच्छा, इनके अलावा के राजा प्रसाद रेड्डी को उपाध्यक्ष यानी कि डेप्यूटी प्रेसिडेंट चुना गया है। और राकेश शर्मा को वाइस प्रेसिडेंट चुना गया है। तो ये जो इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी है, ये देश में समाचार पत्रों, पत्र पत्रिकाओं आदि के प्रकाशकों का शीर्ष निकाय है। इसकी स्थापना होती है 1939 में। और इसका पहले नाम हुआ करता था द इंडियन एंड ईस्टर्न न्यूज़पेपर सोसाइटी। चलो एक प्रश्न का उत्तर दो, नेशनल प्रेस डे कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 16 नवंबर को। और अगर पूछा जाए ना आपसे कि प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के चेयरमैन कौन है, अभी फिर से रीअपॉइंट हुए थे, इनका नाम न्यूज में था, क्या नाम है? अवीक जोशी। और एक और डे याद रखो आप, इसी से मिलता जुलता है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे 3 मई को मनाते हैं। अब यहाँ से एक इंडेक्स आपको याद आएगा, सूचकांक 2020 का वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। इसमें भारत 142 नंबर पे था और टॉप पे था नॉर्वे। इस इंडेक्स को जारी कौन करता है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। बाकी संजीव मेहता फिक्की के नए प्रेसिडेंट बने। अलका उपाध्याय, बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है ये, नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया की चेयरपर्सन बनी थी। और प्रदीप शाह नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के ये चेयरमैन बने थे। तो ये सारे पॉइंट ध्यान रखने हैं आपको। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में टाइफून राय, इसने किस देश में तबाही मचाई है? तो आंसर होगा फिलीपींस। तो अभी ये जो टाइफून राय है, इसने दक्षिणी फिलीपींस के सिरगांव द्वीप में दस्तक दी, जो इस साल फिलीपींस में आए सबसे तेज तूफानों में से एक है। टाइफून राय ये इस साल फिलीपींस क्षेत्र से टकराने वाला 15वां तूफान है। देखो, जिसे हम चक्रवात बोलते हैं ना, उसे अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, फिलीपींस
द्वीप समूह हो गया, चाइना हो गया या जापान का जो तट हो गया ना, वहां पे इसे टाइफून कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया में इसे विली विली कहते हैं और यूएस और मैक्सिको में इसे टॉर्नेडो कहा जाता है। वेस्ट इंडीज और फ्लोरिडा के तट पर हरिकेन कहा जाता है और बंगाल की खाड़ी या अरब सागर में तो आप जानते ही हो, हम लोग इसे चक्रवात कहते हैं। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान रखना, प्रश्न बन सकता है यहाँ से भी। बाकी 2021 में हम बात करेंगे अरब सागर से जो तूफान उठा था, यानी कि 2021 का पहला जो तूफान उठा था, चक्रवात उठा था, उसका नाम था तोकाते। उसका नाम किसने रखा था? म्यांमार ने। फिर आया था यास नाम का चक्रवात, उसका नाम रखा था ओमान ने। और फिर उसके बाद आया था गुलाब, गुलाब का नाम किसने रखा था? पाकिस्तान ने। उसी तरह से 2020 में एक निसर्ग आया था और एक अम्फान आया था। निसर्ग का नाम तो बांग्लादेश ने दिया, अम्फान का नाम थाईलैंड ने दिया था। बताओ अभी जवाद नाम का चक्रवात आया था, वो जवाद नाम किसने दिया था? चलो कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ। अभी यहाँ पे बात फिलीपींस की है, तो ये रहा मैप में फिलीपींस, कैपिटल इसकी मनीला है और यहीं पे आपको मिलेगा हेडक्वार्टर एशियन डेवलपमेंट बैंक का। करेंसी फिलीपींस पेसो है, प्रेसिडेंट है रोड्रिगो दुतर्ते। बढ़ते आगे। फिर बताइए अभी हाल ही में किस राज्य ने अपने राज्य गीत यानी कि स्टेट सॉन्ग के रूप में तमिल थाई वजतु को घोषित किया है? तो आंसर होगा तमिलनाडु। तो अभी तमिलनाडु सरकार ने तमिल मातृभूमि की प्रशंसा में गाए जाने वाले गीत तमिल थाई वजतु को राज्य गीत के रूप में घोषित किया है और ये निर्देश दिया है कि इसके गायन के दौरान सभी लोग खड़े रहें। जबकि मद्रास हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि तमिल थाई वजतु एक प्रार्थना गीत है, न कि एक गान या एक गीत है। तो इसे कहाँ कहाँ गाया जाएगा? सभी शैक्षणिक संस्थानों में, यूनिवर्सिटीज में, सरकारी कार्यालयों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में। किसी भी समारोह के शुरू होने से पहले इसे गाया जाना चाहिए और ये जो प्रार्थना गीत है इसको सबसे अधिक श्रद्धा और सम्मान दिखाया जाना चाहिए, लेकिन इसके लिए खड़े होने की आवश्यकता नहीं है। चलिए एक प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा, अभी तमिलनाडु का 16वां पक्षी अभ्यारण्य ये कौन सा बना था? काजूवेली वेटलैंड। और बताओ भारत का 47वां रामसर साइट अभी कौन सा बना? 47th रामसर साइट हैदरपुर वेटलैंड, ये उत्तर प्रदेश का नवा बना। और सिक्किम की राज्य मछली कौन सी बनी? केटली। अभी अरुणाचल प्रदेश का राज्य तितली किसे घोषित किया गया? तो इसका आंसर होगा केसर ए हिंद। अब बात यहाँ पे तमिलनाडु की है, तो ये रहा मैप में तमिलनाडु। देखो तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई है, चमड़ा अनुसंधान केंद्र आपको यहीं पे मिलेगा। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन है, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम पार्टी से हैं और गवर्नर कौन है? आर.एन. रवि है। अभी तमिलनाडु का 38वां जिला कौन सा बना था? मयिलादुथुराई। अभी भारत की पहली 3D नेत्र शुल्क चिकित्सा सुविधा, इसका उद्घाटन कहाँ पे हुआ? चेन्नई में। मैंने आपको बताया, हमने पढ़ा था सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, इसको जीता था तमिलनाडु ने कर्नाटक को हरा करके और बच्चों को कोविड का टीका देने वाला पहला राज्य बना था तमिलनाडु। और बताओ किस राज्य में पहली बार कृषि के लिए अलग से बजट पेश किया गया? तो आंसर होगा तमिलनाडु। यहीं पे आपको मीनाक्षी मंदिर भी मिलेगा। कहाँ पे? तमिलनाडु में वेगई नदी के किनारे मदुरै में स्थित है ये मंदिर। और ये मंदिर किस शैली में बना है? तो द्रविड़ शैली में। और एशिया के सबसे बड़े मवेशी पार्क कैटल पार्क का उद्घाटन आपके तमिलनाडु में हुआ था, तमिलनाडु के सेलम में। और अमेजन का पहला विनिर्माण संयंत्र यानी कि मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ये कहाँ पे खुला जाएगा? चेन्नई में ही। अमेजन के भी नए सीईओ कौन बने थे? एनडी जेसी। बाकी याद रखना भारत का पहला आर्द्र भूमि संरक्षण और प्रबंधन केंद्र ये चेन्नई में स्थापित किया गया। तो ये पॉइंट ध्यान रखना आप। बढ़ते आगे। फिर बताइए केंद्र सरकार के अनुसार भारत की मौजूदा परमाणु ऊर्जा क्षमता यानी कि न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी कितने मेगावाट की है? तो आंसर होगा 6780 मेगावाट। तो अभी 16 दिसंबर 2021 को केंद्र सरकार ने ये जानकारी दी है कि भारत की मौजूदा न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी है 6780 मेगावाट और इसे साल 2031 तक 22,480 मेगावाट तक बढ़ाए जाने की योजना भी है। और सरकार ने न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी बढ़ाने के लिए देश में परमाणु बिजली का उत्पादन बढ़ाने के लिए वित्तीय मंजूरी भी प्रदान कर दी है। अच्छा आप तो ये बताओ एशिया का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर कौन सा है? तो आंसर होगा अप्सरा, जिसे स्थापित किया गया था मुंबई में। और बताओ किस वर्ष तक देश में 9 परमाणु रिएक्टर होंगे? तो आंसर होगा 2024 तक। चलो कुछ न्यूक्लियर पावर प्लांट्स की बात कर लेते हैं। कलपक्कम न्यूक्लियर पावर प्लांट, या आपसे पूछ ले कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये आपको मिलेंगे तमिलनाडु में। इन्हें रशिया की सहायता से बनाया गया था।
नारोरा न्यूक्लियर पावर प्लांट ये आपको मिलेगा उत्तर प्रदेश में। कायगा न्यूक्लियर पावर प्लांट ये इंपॉर्टेंट है, ये मिलेगा आपको कर्नाटक में। इंपॉर्टेंट तो ये सारे ही हैं, ध्यान रखना। काकरापार न्यूक्लियर पावर प्लांट की बात करेंगे, गुजरात में मिलेगा। तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट आपको मिलेगा महाराष्ट्र में, और रावत भाटा न्यूक्लियर पावर प्लांट आपको मिलेगा राजस्थान में। और अगर आप डेली हमारे करंट अफेयर्स का रिवीजन वाला सेशन देखते होंगे तो वहाँ स्टैटिक क्वेश्चंस वाले जो शीट है वहां पे कई बार मैं आपको ये रिवाइज करा चुका हूँ, तो उससे आपको बेनिफिट जरूर मिलेगा। वहां पढ़ लेते हो, यहाँ पे हम रिवीजन करते चलते हैं, तो दोनों वीडियो से आपको फायदा मिलेगा। बढ़ते आगे। फिर बताइए अभी हाल ही में किसने खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग का उद्घाटन किया? तो आंसर होगा अनुराग ठाकुर। हमारे ये खेल मंत्री है अनुराग सिंह ठाकुर, और अभी इन्होंने नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में पहली बार राष्ट्रीय स्तर की खेलो इंडिया वुमेन्स हॉकी लीग का उद्घाटन किया। और इस खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग का जो भी विजेता होगा उसे 30 लाख रुपए का नगद पुरस्कार मिलेगा। खेलो इंडिया से आपको जरूर याद आता होगा खेलो इंडिया यूथ गेम्स। इस बार इसका चौथा संस्करण होना है। वैसे तो अभी नवंबर 2021 में होना था, लेकिन अभी इसे पोस्टपोन कर दिया। अब ये अगले साल जनवरी फरवरी में होगा। कहाँ पे होगा? हरियाणा के पंचकुला में। और यहाँ से याद रखना, इसमें 5 नए गेम्स को शामिल किया गया है। कौन कौन से हैं वो? केरल का कलारीपयट्टू, मध्य प्रदेश का मल्लखंब, पंजाब का गतका, और मणिपुर का थांग ता, और एक योग, उसे भी इसमें शामिल किया गया। बाकी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का दूसरा संस्करण कहाँ पे हुआ? तो आंसर होगा कर्नाटक में। और इसी तरह से खेलो इंडिया विंटर गेम्स ये हुआ था जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में, जिसमें टॉप पे रहा था जम्मू कश्मीर। ध्यान रखना। ये बढ़ते आगे। फिर बताइए कीचंट सिवेल ये किस देश की पुलिस बल की पहली महिला प्रमुख है? तो आंसर होगा अमेरिका। तो अभी कीचंट सिवेल, इनको न्यूयॉर्क शहर का अगला पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया है, जिसके बाद वे देश की सबसे बड़ी पुलिस फोर्स का नेतृत्व करने वाली पहली महिला बन गई है। क्या नाम है? कीचंट सिवेल। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स मैं आपको बताता हूँ। अभी यूनिसेफ की नई हेड कौन बनी है? कैथरीन रसेल बनी है। ट्विटर के नए सीईओ का नाम भी इंपॉर्टेंट है, पराग अग्रवाल। आईसीसी के नए सीईओ तो आपने देख ही लिए, जियोफ एलार्डिस है। और सीआईएसएफ के नए डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं? ये आंसर आप करोगे कमेंट बॉक्स में। हम बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए हाल ही में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया में महानिदेशक के रूप में किसे शामिल किया गया? तो आंसर होगा अरविंद कुमार को। तो अभी अरविंद कुमार को सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल के रूप में शामिल किया गया है। तो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया ये भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त निकाय है। बाकी सज्जन जिंदल ये जेएसडब्ल्यू स्टील के चेयरमैन है, लेकिन अभी वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन का इनको सीएमडी बनाया गया था। आर शेख ऑर्डिनेंस डायरेक्टरेट के पहले डायरेक्टर जनरल बने ये। और पीएल हरनाथ ये पारादीप पोर्ट ट्रस्ट के चेयरमैन बने। पारादीप पोर्ट ट्रस्ट ये कहां पर मिलेगा आपको? उड़ीसा में। ध्यान रखना ये नाम भी। बढ़ते आगे। फिर बताइए अभी हाल ही में गोवा दिवस ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 19 दिसंबर को। तो देखो आपको बता दूं 1570 की बात है जब पुर्तगालियों ने गोवा पे कंट्रोल किया था। फिर 19 दिसंबर 1961 को एक ऑपरेशन चलाया था, ऑपरेशन विजय नाम से, ताकि इन पुर्तगालियों को बाहर निकाला जाए। इसीलिए हम 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस के रूप में मनाते हैं, और इस साल हम ये इसकी 60वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। अच्छा बताओ गोवा राज्य की फॉर्म में कब आया? तो 30 मई 1987 को। इसीलिए गोवा स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 30 मई को मनाया जाता है। और एक और डे होता है गोवा क्रांति दिवस, वो हम मनाते हैं 18 जून को। तो सिंपल सा याद रखना है गोवा दिवस कब मनाया जाता है। गोवा मुक्ति दिवस बोल दीजिए इसे, 19 दिसंबर को मनाते हैं। अब देखिए जब भी इंपॉर्टेंट डे का क्वेश्चन आता है हर बार मैं आपको उस महीने के इंपॉर्टेंट डेज रिवाइज कराता हूँ। अब आपको क्या करना है, 2 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करना है और दिसंबर में जितने भी इंपॉर्टेंट डेज आपको याद है वो कमेंट बॉक्स में लिखने की कोशिश करना है, और खुद से एनालिसिस करना है कि कितने डेज आपको एक्चुअल में याद है और कहां कहां आप अटक रहे हो। अभी हम बढ़ेंगे आगे। फिर बताइए अभी हाल ही में किसने इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन होप्स एंड चैलेंज टूर्नामेंट में वुमेन्स सिंगल इवेंट जीत लिया? तो आंसर होगा हंसिनी मथन ने। तो भारत की हंसिनी मथन राजन ने जॉर्डन के अम्मान में आयोजित 2021 के इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन होप्स एंड चैलेंज
टेबल टेनिस टूर्नामेंट में लड़कियों का सिंगल इवेंट को जीत लिया है। इन्होंने किसको हराया? सीरिया के हैंड जाजा को हराया है। अच्छा, जब भी टेबल टेनिस की बात चलती है ना, एक दो नाम आपको पता होने चाहिए, जैसे कि मानव ठक्कर का नाम, मणिका बत्रा का नाम। डायरेक्ट एग्जाम में प्रश्न बन जाते हैं कई बार इस तरह से, मानव ठक्कर का संबंध किस खेल से है, मणिका बत्रा का संबंध किस खेल से है। आपने इनके नाम कई बार सुने होंगे, लेकिन एंड टाइम पे फिर याद नहीं आता इनका संबंध किस खेल से है, तो याद रखना टेबल टेनिस से। और मणिका बत्रा का नाम तो वैसे आपको याद भी होना चाहिए, क्योंकि 2020 का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला था इनको। और इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन का हेडक्वार्टर भी पूछेंगे, तो क्या आंसर करोगे? लुज़ेन स्विट्जरलैंड में है। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, भारत सरकार ने किस उपकरण की मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए 76,000 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दी है? तो आंसर होगा सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले। तो अभी भारत सरकार ने देश में सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए 76,000 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दी है। तो अब बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल की वीडियो में आपसे क्या पूछा था कि टाइम मैगजीन ने किसे वर्ष 2021 एथलीट ऑफ द ईयर चुना? तो आंसर होगा सिमोन बाइल्स को। ये यूएसए की जिम्नास्टिक है। तो आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और गाइस, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर करके लाइक जरूर कीजिए।